जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम है सौरभ। आज हम एक टॉपिक करेंगे पॉलिटी का जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको आप हिंदी में कहते हो मौलिक कर्तव्य। आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे आर्टिकल 51A के अंदर आता है। 51 था, 51 के बाद 52 आता है, लेकिन बीच में 51A आया। मतलब कि हमने इसको अमेंडमेंट्स के थ्रू ऐड किया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, हमने इसको आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऐड किया है। फंडामेंटल ड्यूटीज, आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में ऑलरेडी हैं, तो ड्यूटीज क्यों? राइट्स हैं तो ड्यूटीज क्यों? आपको पता है कि 1975 के अंदर देश में इमरजेंसी लगी थी, थर्ड इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, इंदिरा गांधी के समय। उस समय हमारे पीएम इंदिरा गांधी थी। 1976 में एक अमेंडमेंट आता है आपका 42nd। इसी ईयर के अंदर 1976 के अंदर, इसी ईयर के अंदर हमारे देश में ये फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हो जाती हैं। अब आपसे पूछता है कि क्यों ऐड हुई हैं? सिंपल सी बात है, देखो। अगर आप देश के अंदर हमारे राइट्स जो मिले हैं हमें, जिसको हम क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, आप उसको एंजॉय कर रहे हो, तो आपका फर्ज बनता है कि आप ड्यूटी फुलफिल करो। सिंपल सी बात है। अगर आप चाहते हो, अगर आप एक छोटे बच्चे हो, आप चाहते हो कि मुझे खेलने को पेरेंट्स मना ना करें, वो नहीं करेंगे। अगर आप टाइम से पढ़ाई करोगे, टाइम से हर चीज करोगे, तो आप अगर 4 घंटे खेल रहे हो और सिर्फ 1 घंटा पढ़ रहे हो, तो ये नाइंसाफी हुई ना। तो आप जितने घंटे खेलो उतने घंटे पढ़ भी लो, तो बैलेंस हो जाएगा आपका। वैसे ही अगर आप राइट्स को एंजॉय कर रहे हो, अगर राइट्स आपको मिले हैं फ्रीडम से, तो आपको देश के लिए कुछ ड्यूटीज भी निभानी पड़ेगी, तभी आपको राइट्स मिलेंगे। ठीक है? तो तभी हमने इसको ऐड किया फंडामेंटल ड्यूटीज, ताकि कुछ कर्तव्य आपको देश के लिए निभाने पड़ेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में है, तो ये पार्ट 4A के अंदर है। पार्ट 4 हमारा डीपीएस में था। पार्ट 4A क्या है हमारा? फंडामेंटल ड्यूटीज 51A। 51A के बहुत सारे पार्ट्स बन गए आपके। ABCDEFGHIJK तक चले गए आपका, मतलब 51A के अंदर ही हमारे 11 ड्यूटीज मेंशन है, जो कि मॉरल ड्यूटीज है। अगर आप इसको परफॉर्म नहीं करते तो ये नहीं कि आपको पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मॉरल ड्यूटीज है आपको, लेकिन करनी है। एज अ इंडियन सिटीजन आपको करनी है। ठीक है, क्योंकि देश आपका है। ठीक है। अब बात करें कि फंडामेंटल ड्यूटीज को, जैसे मैंने आपको बताया 42nd अमेंडमेंट का इस्तेमाल किया था हमने। तो कौन से ईयर के अंदर हमने इसको ऐड किया? 1976। किसने ऐड किया और किसके समय ऐड किया, इंपॉर्टेंट है। किसके समय? तो देश में पीएम उस समय इंदिरा गांधी थी। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि ऐड किसने किया इनको, मैं रब कर देता हूं एक सेकेंड, तो आप कहोगे 1976 के अंदर ही सरदार स्वर्ण सिंह, ये पर्सन का नाम इंपॉर्टेंट है। सरदार स्वरण सिंह कमेटी, स्वरण सिंह कमेटी बैठती है 1976 के अंदर, जो हमारी ड्यूटीज ऐड करती है किसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लेकिन सारी बातें ये नहीं कि जो कमेटी में रिकमेंड की थी सारी बातें मानी थी, सारी बातें नहीं मानी गई थी। कुछ बातें उसमें से नहीं मानी गई थी, कुछ बातें मानी गई थी। जो मानी गई थी वो आप पढ़ोगे आगे जाके। ठीक है। और इस कमेटी में ये भी कहा था कि अगर आप इंजॉय करते हो राइट्स को, तो आपको कुछ ड्यूटीज भी देश के लिए निभानी पड़ेगी, या यू हैव टू फुलफिल द ड्यूटी। ठीक है। तो स्वर्ण सिंह कमेटी आई थी हमारी 1976 के अंदर, जिसके हेड भी कौन थे? सरदार स्वर्ण सिंह, चेयरमैन। ठीक है। लेकिन याद रखना, 76 में आई थी 42nd अमेंडमेंट से, 42nd अमेंडमेंट से। लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 11 ड्यूटीज है, 11। लेकिन इससे सिर्फ 10 आई थी। ये पॉइंट याद रखना। 10 ड्यूटीज ऐड हुई थी किससे? 42nd अमेंडमेंट से। सर कहोगे सर जो 11 नंबर की है वो आगे जाके बताऊंगा, वो किसी और अमेंडमेंट से आई थी। ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट से 10 ड्यूटी साइड हुई थी, मतलब कि ए से लेके कहां तक ऐड हुई थी? ए हुई थी, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे तक। तो हमारा 51A से लेके 51J तक है बाय 42nd। और 51K जो होगा वो किसी और अमेंडमेंट से आया था।
ठीक है, मतलब वो ड्यूटीज किसी और अमेंडमेंट से ऐड की गई थी। अब मैं तब से बोल रहा हूं ड्यूटीज कर्तव्य। अब जानो कि ये ड्यूटीज क्या है। आइए पढ़ते हैं इसको हम। ये ड्यूटीज है क्या। ये है लिस्ट ड्यूटीज की। मैं इरेज कर देता हूं। 51A से लेके 51J तक आगे तक है। ठीक है। 51A ए पॉइंट क्या लिखा है कि हमें, आपके सामने पीडीएफ है ये, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मतलब क्या क्या है। 51A में क्या लिखा है कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी आइडियल रहे हैं हमें उनकी क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। हमें उन्हीं के नक्शे कदम पे चलना है। और हमें हमेशा अपने नेशनल एंथम की और नेशनल फ्लैग की क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। ये नहीं कि कहीं पे नेशनल एंथम चल रहा है और आप बैठे हुए हो। आपको वहां पे खड़े रहना है और अपने नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है। और जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं जिन्होंने हमें आजादी दिलाने में क्या दिया है, पूरा का पूरा सपोर्ट किया है और कुर्बानियां दी हैं, उन्हें हमें उन्हीं की राह पे चलना है, उनकी इज्जत करते हुए, उन्हीं के आइडियल्स को फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ते हुए चलना है। ठीक है। तो ये हमारा कर्तव्य है जो कि हमें पूरा करना है। अपने फ्रीडम स्ट्रगल को देखते हुए, फ्रीडम फाइटर्स को देखते हुए, अपने आइडल्स को देखते हुए, और नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम दोनों की हमें क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। तभी हम कहेंगे हमारा भारत महान। 51B मतलब सेकंड पार्ट, सेकंड ड्यूटी क्या कहती है। जो भी हमारे नोबल आइडियल्स थे, जो कि नेशनल स्ट्रगल से आए हैं, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से आए हैं, उनको हमें फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है। पहली में क्या था कि हमें उनको उनके आइडियल्स फॉलो करनी है। सेकंड के उनके नोबल आइडियल, हमें नोबल आइडियल्स को फॉलो करते हुए, हमसे उनसे इंस्पायर होते हुए अपने नेशनल स्ट्रगल्स को, जो हमें फ्रीडम मिली है उससे इंस्पायर होते हुए हमें उनको फॉलो करते हुए चलना है आगे। ठीक है। तो ये सेकंड ड्यूटी है आपकी। ये सब ड्यूटीज आपको फुलफिल करनी है। अगर आपको चाहते हो कि राइट्स को एंजॉय कर पाओ, तो यू हैव टू फुलफिल द ड्यूटी फर्स्ट। थर्ड ड्यूटी क्या आपका, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो इसको कि जो भारत की सोवरेनिटी है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी, तो उसको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करके चलना है। यूनिटी मतलब एकता, इंडिपेंडेंट, इंटीग्रिटी मतलब लार्ज, इज्जत, रिस्पेक्ट। तो हमें अपने देश की इज्जत बचानी है, मतलब कि ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे देश की बर्बादी हो, देश को नुकसान हो। जैसे हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि कोई ऐसा काम मत करियो जिससे हमारी नाक कट जाए, कहते हैं ना, वैसे ही हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे हमारे देश की नाक कटे। मतलब देश की हमें इंटीग्रिटी को बचा के रखना है, इज्जत को बचा के रखना है। और भारत में क्या होनी चाहिए, इंडिया में क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। और सोवरेनिटी मतलब इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर। आपने प्रेमल पढ़ा है, उसमें पहला वर्ड ही क्या है, फर्स्ट लाइन के अंदर, सोशलिस्ट सेकुलर है और आपका सोवरेन भी है। तो सोवरेन मतलब क्या हुआ कि वी आर इंडिपेंडेंट, हम आत्मनिर्भर हैं। ठीक है। अगला क्या है आपका, फोर्थ ड्यूटी, कि हमें अपने देश को हमेशा डिफेंड करना है, टू डिफेंड द कंट्री। और जब भी आपको पुकारा जाए और आप हमेशा उसके लिए क्या होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए। जैसे हमारे आर्मी के लोग देखो, देश के लिए दे रहे हैं ना, ड्यूटीज करते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, जब भी उनको बुलाया जाता है वो पहुंच जाते हैं। तो यही है, देश की सुरक्षा के लिए आपको हमेशा खड़े रहना है, कभी पीछे मुंह नहीं मोड़ना आपको। तो ये हमारी फोर्थ ड्यूटी है। फिफ्थ क्या है, आपको पता है कि भारत में अनेकों धर्म हैं, तो हमें हर धर्म की रिस्पेक्ट करनी है। देश में क्या बना के रखना है, ब्रदरहुड, भाईचारा बना के रखना है, फ्रेटर्निटी बना के रखना है। और हर धर्म की क्या करनी है, हमने रिस्पेक्ट करनी है। और हमें वुमेन्स की रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है। अगला क्या है आपका एफ पार्ट, जो भी हमारे रिच हेरिटेज है, रिच हेरिटेज हमें उसको क्या करना है, प्रिजर्व करते हुए चलना है। उसको हार्म नहीं पहुंचाना हमने। ठीक है। उसको प्रिजर्व करते हुए हमने उसको आगे चलना है, जो भी हमारा रिच हेरिटेज है उसको। ठीक है। अगला क्या है जी आपका, जो भी हमारे, इसमें आप ये भी लिख सकते हो हेरिटेज में कि जैसे हमारे अलग अलग, जैसे कुतुब मीनार हो गया आपका, लाल किला हो गया आपका,
ताजमहल हो गया, तो ये हमारा हेरिटेज है ना हमारे, इन तो हमें इनको, इनके कल्चर्स को देखते हुए, जो हमारे देश में अलग 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 धर्म हैं, उनको देखते हुए, सबको देखते हुए हमें आगे चलना है। हमने प्रिजर्व करनी है किसको? अपने हेरिटेज को और अपने कल्चर को। ठीक है। जी पार्ट क्या है आपका? कि हमें प्रोटेक्ट करना है किसको और इंप्रूव करना है किसको? नेचुरल एनवायरनमेंट को, जिसमें फॉरेस्ट, लेक, वाइल्ड लाइफ, रिवर्स आती है। सरकार, पता आपको, वाइल्ड लाइफ एक्ट पास करती है, नेशनल पार्क बने हमारे, टाइगर रिजर्व बने, किस चीज के लिए बने हैं? ताकि जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारे एनिमल्स है, वो क्या कर सके? प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है। तो फॉरेस्ट को, लेक्स को, रिवर्स को हमें क्या करना है? जो भी हमारी नेचुरल चीजें हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हुए चलना है हमने आगे। ये हमारी ड्यूटी है देश के लिए। एच पार्ट क्या है? टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर। मतलब कि हमें डे बाय डे मॉडर्न बनते जाना है। मतलब कि हमें ये नहीं कि पुरानी चीजों में खोए रहना है। जैसे जैसे इंसान तरक्की कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है, उस हिसाब से आपको भी आगे बढ़ते रहना है। ये नहीं कि आप हमेशा हमेशा से फर्स्ट क्लास के अंदर थे, सेकंड में जाओगे, थर्ड में, करते करते आप यहां तक पहुंचे हो। वैसे ही आपको साइंटिफिक टेम्पर, जैसे भी साइंटिफिक लेवल पे चीजें होती रहती देश के अंदर, आपको भी अपना माइंड उस हिसाब से कन्वर्ट करते चलना है। आपको तरक्की या मॉडर्न बनते हुए चलना है। ठीक है। आई पार्ट क्या आपका? आई के बाद जे आएगा, और जे के बाद के, जो कि किसी और अमेंडमेंट से आई थी, डिस्कस करेंगे। आई पार्ट क्या आपका? आई हमें कहता है टू सेव गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। साफ सी बात है। अब आप देखते हो, किसी भी आप प्रॉपर्टी में जाते हो, बाहर लिखा होता है जुर्माना, कुछ भी करोगे जुर्माना है, वार्निंग दी जाती है। तो आप क्या कर सकते हो? पब्लिक प्रॉपर्टी को हम अप नहीं कर सकते। वैसे ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो भी है हमारी, इसको, ये मॉरल ड्यूटी है, अगर आप नहीं भी करोगे तो कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन सरकार क्या करती है? कुछ एक्ट पास करके उसको, जैसे कि आप, जैसे आप देख रहे हो कि किसी प्रॉपर्टी के बाहर क्या लिखा है कि जुर्माना, अगर आप यहाँ पे कुछ भी किया तो। ठीक है ना? तो लेकिन ऐसा कुछ है तो नहीं ड्यूटीज के अंदर, लेकिन फिर भी सरकार कुछ एक्ट पास करके जुर्माना लगाता कि लोग डरे इस चीज से, लोग ड्यूटी फुलफिल करें। ठीक है। तो हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म नहीं करना। अगर हार्म करेंगे तो फिर फॉरेन जो चीजें हैं, बाहर की लोग हमारे कैसे आएंगे देखने के लिए? हम भी जाते हैं ना बाहर के देशों में, क्या कर देखने जाते हैं? पब्लिक प्रॉपर्टी की क्या क्या बना हुआ है। तो लोग भी तो आएंगे यहाँ पे, ताजमहल देख ले, कुतुब मीनार देख ले, हर चीज देखने के लिए। तो फिर, तो हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म नहीं करना है, उसको बचा के रखना है। जे पार्ट क्या आपका? हम जे पार्ट की ओर चलते हैं। वो हमें क्या कहता है जे पार्ट? कि जो भी हमारा स्ट्राइड टुवर्ड्स एक्सीलेंस है, तो हमें हर चीज के अंदर, हर स्पेयर के अंदर, इंडिविजुअल कलेक्टिविटी एक्टिविटी को देखते हुए आगे बढ़ना है। ये नहीं कि हमें एक ही चीज में खो जाना है। तो हमें इंडिविजुअली हर चीज में आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ाना है और खुद को आगे बढ़ाना है। हम बढ़ेंगे, देश तभी आगे बढ़ पाएगा, यूथ पावर। तो हमें हायर लेवल्स की अचीवमेंट लेनी है, जिससे हमारा देश, नेशन, एक अच्छे राइज कर सके और एक अच्छी पोजीशन में पहुंच सके। तब हम कह सके हमारा भारत महान, हमारा भारत सबसे नंबर वन है। ठीक है। तो हमें हर इंडिविजुअल के अंदर, हर फील्ड के अंदर एक्सलेंस बन के दिखाना है, नंबर वन बन के दिखाना है, सुप्रीम बन के दिखाना है। और ये जे पार्ट तक, ये होगी हमारी 10। यहां तक 42nd अमेंडमेंट 1976, ये सब था। अब अगर आपसे पूछे ये के पार्ट क्या है, फिर ये भी तो एक ड्यूटी है हमारी। तो ये के पार्ट 42nd अमेंडमेंट से नहीं आया था। 42nd से 10 ड्यूटीज ऐड हुई थी, जो अभी आपने पढ़ी जे तक, ए से लेके जे तक। लेकिन जो 11 ड्यूटी है वो हमारा पार्ट नहीं है, 42nd का पार्ट नहीं है। वो किसका पार्ट है? यहां पे लिखा है 86th अमेंडमेंट का। एक सेकेंड, मैं रब कर दूं इसको ढंग से। ठीक है। ये पार्ट है 86th अमेंडमेंट 2002। मतलब कि इसको हमने 86 अमेंडमेंट 2002 में ऐड किया था, 42nd से नहीं आई थी। ठीक है। और ये क्या कहती है हमें के पार्ट? तो टोटल अभी कितनी है? 11। 10 किससे आई? 42nd से। और 11th नंबर की के पार्ट किससे आया? 86 अमेंडमेंट 2002 में आया। ठीक है। ये कहता है, पेरेंट्स की बात करता है। देखो, ड्यूटीज की बात करें तो पेरेंट्स की ड्यूटी भी बनती है। क्या ड्यूटी बनती है? कि वो अपने बच्चों को, अपने चाइल्ड को क्या करे? शिक्षा दे। ठीक है। तो उनकी क्या प्राइमरी एजुकेशन दे? 6 to 14 ईयर्स, 6 से लेके 14 साल के बच्चों को क्या मिलनी चाहिए? शिक्षा मिलनी चाहिए। ये तो पता है आपको, सरकार देगी आपको।
सरकार अपना काम कर रही है। 86 अमेंडमेंट से हमारा 21A भी ऐड हुआ था, जिसमें बात करता है कि गवर्नमेंट आपको क्या प्रोवाइड करेगी, 6 to 14 ईयर्स के बच्चे को फ्री एजुकेशन देगी, कंपलसरी एजुकेशन, जो कि हमें पता है। अब सरकार आपको एजुकेशन दे रही है, लेकिन आपके पेरेंट्स आपको नहीं दे रहे एजुकेशन, वो आपको किसी और काम में डाल रहे हैं जिसमें आपका फ्यूचर नहीं है। तो फिर गलत है ना वो चीज। अगर आप प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर पाते, अगर आपके पेरेंट्स प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो ये ड्यूटी बनती है पेरेंट्स की कि वो गवर्नमेंट स्कूल जो गवर्नमेंट ने खोले हैं, तो आप उसका प्रॉफिट उठा पाए। तो उसी के लिए है ये। जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल को, तो उनका फर्ज बनता है कि वो गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए। ये पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है। फिर आगे जाकर जब बच्चे पढ़ जाएंगे तो बच्चों की ड्यूटी बनेगी कि अपने माँ बाप का ध्यान रखें। ठीक है। तो ये है हमारे के पार्ट तक। तो 51 से लेके 51K तक हमारी ड्यूटीज है, कर्तव्य है। अगर आप देश के राइट्स इंजॉय कर रहे हो पार्ट 3 वाले, तो आपको पार्ट 5A को भी फुलफिल करना पड़ेगा। मतलब कि पार्ट 5 मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज को भी फुलफिल करना पड़ेगा। ये है हमारी ड्यूटीज। और ये कब ऐड हुई थी? 1976 और 2002 में। 1976 में कितनी ऐड हुई थी हमारी, बताओ? 10 ऐड हुई थी। और लास्ट किससे हुई है? 2002 86 ओनली वन ड्यूटी। ठीक है। और किससे आई थी ये? स्वरण सिंह कमेटी से आई थी, जिसके हेड कौन थे? सरदार स्वरण सिंह। ठीक है। इनमें से कुछ ड्यूटीज हमारी मॉरल है और कुछ सिविक है। मॉरल तो हमारी जो है कि हमें करनी है, मतलब जो आप डिस्कस किया। सिविक का आप कह सकते हो कि हम आर्मी पर्सन नहीं है, हम सिविलियन हैं। तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है? घर को देखते हुए चले तो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करना, उनकी इज्जत करना, तेज से ना बोलना, जो हमारे पूर्वज छोड़ के गए उनकी इज्जत करना। तो वो सिविक ड्यूटी होगी हमारी। कि हम आर्मी में तो है नहीं, तो सिविल ड्यूटी से हम। ठीक है। तो यही फर्क होता है आपका। तो ये है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर पूछे कि ड्यूटीज जब ऐड कर रहे थे उस समय हमारे देश की पीएम कौन थी, तो आप कह सकते हो हमारे देश की पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। उन्होंने कहा था सेटअप करने के लिए क्या? कमिटी को, सरदार स्वरण सिंह कमेटी को। ठीक है। अब आपसे पूछे कि एक क्वेश्चन बनता आपके एग्जाम में कि जो बाहर के पर्सन है और उन्होंने क्या ले रखी है? सिटीजनशिप ले रखी है, नागरिकता ले रखी है इंडिया, क्या क्या उनके लिए भी ये है? तो उनके लिए नहीं है ये। तो हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो सिर्फ किसके लिए है? ओनली, किसके लिए? ओनली इंडियंस के लिए, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। जो भारत में जन्मे हैं, भारत के रहने वाले हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए है। जो भारत बाहर से आए हैं और भारत की क्या ले रखी है? नागरिकता ले रखी है, सिटीजनशिप ले रखी है, तो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। और आपका लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? दे आर नॉन जस्टिसेबल। क्योंकि मैंने बताया ना आपको मॉरल ड्यूटी है आपकी। ठीक है। तो ये अगर आप इस कोर्ट में लेके जाओगे तो कोई सुनवाई नहीं होगी आपकी। लेकिन फंडामेंटल राइट्स आप लेके जाते थे तो आर्टिकल 32 आपको प्रोटेक्ट करता था। ठीक है, राइट्स। लेकिन जितने ही इंपॉर्टेंट हमारे राइट्स हैं उतने ही इंपॉर्टेंट हमारी ड्यूटीज भी हैं। यू हैव टू फुलफिल द ड्यूटी। अगर आप इंजॉय कर रहे हो तो आपको ड्यूटी भी फुलफिल करनी पड़ेगी। तो आज हमारा टॉपिक खत्म होता है फंडामेंटल ड्यूटीज का। आई होप आपको सबको क्लियर होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, इसके अंदर डीपीएसपी की पार्ट 4 पढ़ेंगे हम। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन।